अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 देशों की यात्रा की। इसमें नाइजीरिया शामिल है, ब्राजील शामिल है और आप देखिए गुआना शामिल है। और जब इस तरह की यात्राएं होती हैं तो उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते होंगे ना। अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अब भारत और नाइजीरिया के संबंध किस तरह के हैं, आपको नाइजीरिया के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ब्राजील और भारत के संबंध कैसे हैं, ब्राजील के भी बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। गुआना के बारे में भी मालूम होना चाहिए, संबंधों के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए तो हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये नाइजीरिया आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको ब्राजील देखने को मिल रहा है, ये गुआना आपको देखने को मिल रहा है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। तो भारत और नाइजीरिया संबंधों की मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो आप देखेंगे हालिया राजनीतिक जुड़ाव। तो नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की हालिया यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उनके स्वागत समारोह में नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत नाइजीरिया संबंध की बात करें तो भारत ने वर्ष 1958 में लागोस में अपनी राजनयिक उपस्थिति स्थापित की थी, और 1990 कब 1960 में नाइजीरिया को ब्रिटिश और उपनिवेशित शासन से स्वतंत्रता मिलने से 2 वर्ष पहले थी, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत थी। वर्ष 2007 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। और आप देखेंगे कि नाइजीरिया, इसके सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की बात करें तो इसकी अबूजा इसकी राजधानी है, ये जरूर याद रखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। भारत ने नाइजीरिया के विकास में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने kaduna में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और पोर्ट हरकोट में नौसेना युद्ध कॉलेज की स्थापना की, जिससे नाइजीरिया के सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में योगदान मिला है। अगर हम लोग आर्थिक जुड़ाव की बात करें तो भारत और नाइजीरिया आर्थिक संबंध मजबूत हैं, क्योंकि 200 से अधिक भारतीय कंपनियां विनिर्माण, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रही हैं। और यह मजबूत साझेदारी भारत को संघीय सरकार के बाद नाइजीरिया में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बनाती है। विकासात्मक सहायता, तो भारत ने स्वयं को नाइजीरिया के लिए एक प्रमुख विकास साझेदारी के रूप में स्थापित किया है, जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण के माध्यम से विकासात्मक सहायता प्रदान कर रहा है। यह सहायता नाइजीरिया के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देने में भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो जायंट ऑफ अफ्रीका के रूप में जाने वाला नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी आबादी 220 मिलियन वाला देश है, और तथा महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अफ्रीकी संघ एयू के संस्थापक सदस्य के रूप में नाइजीरिया अफ्रीकी राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगर हम लोग सामरिक हित की बात करें तो चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत नाइजीरिया के साथ संबंध मजबूत चाहता है, क्योंकि चीन पिछले 2 दशकों में अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत अफ्रीका के महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार को स्वीकार करता है, और जो इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक है। भारत आर्थिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की साझा चुनौतियों की बात करें तो दोनों राष्ट्र आतंकवाद, अलगाववाद, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी साझा चुनौतियों का सामना भी करें, भारत भी नाइजीरिया भी। अगर हम लोग सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह संबंध नाइजीरिया में मौजूद विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय लगभग 60,000 के कारण समृद्ध हुआ है, जो पश्चिमी अफ्रीका में सबसे बड़ा है। और इसके सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्विक पहल और लोगों के बीच आपसी संपर्क के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भारतीय लोग यहाँ रहते हैं। भारत और नाइजीरिया संबंधों में अवसर, तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सहयोग, भारत वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ नाइजीरिया चिकित्सा पर्यटकों के लिए अग्रणी गंतव्य है। रक्षा सहयोग, नाइजीरिया प्रशिक्षण, उपकरण आपूर्ति और विशेष रूप से बोको हराम जैसे समूहों से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीतियों जैसे कि क्षेत्रों में भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है। व्यापार और आर्थिक सहयोग, भारत और
भारत व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच प्रमुख व्यापारिक समूहों के साथ भारत नाइजीरिया व्यापार परिषद का गठन करने से नए अवसरों की पहचान करने, उन्हें विकसित करने में सहायता मिल सकती है। क्या मिल सकती है? सहायता। अगर हम लोग नाइजीरिया की बात करें तो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, जिसे अक्सर अफ्रीका का विशाल देश कहा जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये है नाइजीरिया। गिनी की खाड़ी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है ना। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली कैपिटल देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिए, पहले कोलकाता हुआ करती थी, आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी सीमाएं उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाडार, कैमरून, दक्षिण में गिनी की खाड़ी और पश्चिम में बेनिन से लगती है। देख लीजिए, ठीक है। और स्वतंत्रता की बात करें तो 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आधिकारिक भाषा देखें तो अंग्रेजी, स्थानीय भाषाओं में होसा हो गया, यरूबा हो गया, एग्बो हो गया, इजाज शामिल है, इजाव। इसके भूगोल की बात करें तो विविधतापूर्ण शुष्क से लेकर आर्द्र भूमध्य रेखीय तक की जलवायु है। जल निकास की बात करें तो प्रमुख घाटियों में नाइजर, बेनियो, चार झील और गिनी की खाड़ी शामिल है। नाइजर नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी और बेनियो नदी प्रमुख नदियां हैं यहाँ। अब बात करते हैं भारत ब्राजील के संबंधों की मुख्य विशेषताएं। देखिए, ब्राजील आपको देखने को मिल रहा है। तो हालिया राजनीतिक जुड़ाव देखें तो भारत और ब्राजील ने ब्राजील की रियो डी जेनेरो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय चर्चा की है। G20 के बारे में याद रखिएगा, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप देखते हैं अब तो 21 मेंबर हो चुके हैं ना, अफ्रीकी संघ भी जुड़ गया ना इसमें। और इसकी स्थापना आप देखिए 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसका पर्पज क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 मेंबर में आप देखेंगे आपका अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों देशों ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित भी किया है। भारत ने ब्राजील की भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन पहल के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है और G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राजील के नेतृत्व की सराहना भी की है। ब्राजील ने वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। 2025 में ब्राजील के बेलेम में होने वाली COP 38 शिखर सम्मेलन से पहले अजरबैजान में UNFCCC COP 29 जलवायु वार्ता में निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया है। और ब्राजील 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन भी करता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र का ही भाग है एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 तो स्थायी हैं, 10 अस्थायी। स्थायी मेंबर में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। और एक तरह से आप देखेंगे कि इनके पास विशेष पावर है, इन पांचों के पास। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर इस एक भी उसके विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। भारत ब्राजील संबंध संस्थागत सहभागिता। तो भारत ब्राजील के बीच द्विपक्षीय तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे ब्रिक्स, IBSA, G4, G20, बेसिक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, WTO, यूनेस्को और विप्पो में बहुत करीबी एवं बहुआयामी संबंध है। इन सभी संस्थाओं के बारे में भी याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, यहाँ इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई। ये एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां सभी संगठनों के बारे में बताया गया है। तो जरूर आप लोग पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है देखना चाहिए। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें ना, तो आप देखते हैं कि 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 9 सदस्य हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। वहीं अगर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें WTO की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, विश्व व्यापार संगठन की, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। अगर यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें, तो मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विप्पो की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है।
14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में रणनीतिक वार्ता, भारतीय ब्राजील बिजनेस लीडर्स फॉर्म, आर्थिक और वित्तीय वार्ता, विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति जैसे संस्थागत तंत्र व्यापार, रक्षा, विज्ञान, आर्थिक नीति पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत और ब्राजील। व्यापार और निवेश की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो आप देखिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है और 2021 में भारत ऑटोमोबाइल, आईटी, खनन, ऊर्जा और जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में निवेश के साथ ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। और वर्ष 2004 में मर्कोसुर, ये आप देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे के साथ हस्ताक्षरित अधिमान्य व्यापार समझौता आर्थिक संबंधों को और मजबूत करता है। अगर हम रक्षा सहयोग की बात करें तो रक्षा सहयोग वर्ष 2003 के समझौते पर आधारित है तथा संयुक्त रक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से इसे संस्थागत रूप दिया गया है। रणनीतिक वार्ता में रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई, जबकि CERTN के साथ साइबर सुरक्षा पर 2020 समझौता ज्ञापन में साइबर सहयोग पर प्रकाश डाला गया है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें आप देखिए भारतीय तेल निगम ब्राजील के CNPEM के बीच 2020 का समझौता ज्ञापन जैव विविधता, जैव ऊर्जा अनुसंधान का बढ़ावा देता है। दोनों देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर जैव ईंधन उत्पादन और मांग को बढ़ाने के लिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की थी। एथेनॉल उत्पादन में ब्राजील की विशेषज्ञता भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करती है और जिसके तहत ब्राजील 27% मिश्रण प्राप्त कर रहा है तथा भारत ने 2025-26 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 15.83% है। और आप देखें भारत और गुयाना के बीच की अगर हम बात करें तो ये भी जान लीजिए हालिया राजनीतिक जुड़ाव। जो ब्राजील है ना, ये दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगा। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है और दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। गुयाना आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, गयाना के नाम से भी जानते हैं इसे। तो गुयाना के अगर हालिया राजनीतिक जुड़ाव की देखें तो प्रधानमंत्री की हाल में गुयाना यात्रा, जो 56 वर्षों में पहली यात्रा है, कैरिबियाई और लैटिन अमेरिका में भारत की नई रुचि को दर्शाती है, जिसे भारतीय प्रवासियों के साथ ऐतिहासिक संबंधों और गुयाना के बढ़ते तेल क्षेत्र का समर्थन प्राप्त है। भारत और गुयाना संबंध की बात करें, इसके ऐतिहासिक और राजनयिक संबंध तो भारत ने वर्ष 1965 में भारत आयोग के साथ गुयाना में अपनी राजनयिक उपस्थिति स्थापित की, जिसे 1968 में पूर्ण उच्चायुक्त के रूप में उन्नत किया गया। गुयाना ने 1990 में आर्थिक कठिनाइयों के कारण बंद किए गए अपने मिशन को वर्ष 2004 में पुनः खोल दिया। विकास और सहयोग, तकनीकी सहायता, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से विकासात्मक सहायता प्रदान करता है तथा विविध क्षेत्रों में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ICCR छात्रवृत्ति कार्यक्रम अकादमिक आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है और इन योजनाओं के अंतर्गत 600 से अधिक गुयाना के विद्वानों को प्रशिक्षित किया गया है। आर्थिक और व्यापारिक संबंध, तो भारतीय कंपनियां जैव ईंधन, ऊर्जा, खनिज और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं और FICCI और जॉर्ज टाउन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच संयुक्त व्यापार परिषद आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। गुयाना नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। द्विपक्षीय सहयोग सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और सतत विकास पहल तक विस्तारित है। अगर हम लोग सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध की बात करें तो गुयाना, जिसकी आबादी लगभग 43.5% भारतीय मूल की है, सबसे पुराने भारतीय प्रवासियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो 185 वर्ष पूर्व प्रवासित हुए थे। यहाँ लोग गए हुए थे भारतीय। ब्रिटिश से क्रिकेट एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है, जिसमें गुयाना के खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भाग लेते हैं। आयुर्वेद और योग लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए क्रिकेट भी दो देशों के बीच रिश्ते निभाता है। चीन से प्रतिस्पर्धा, तो गुयाना के साथ संबंधों को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यह भी भारत ने जॉर्ज टाउन में एक सड़क परियोजना के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। फिर भी चीनी प्रथाओं और लाभों के बारे में स्थानीय भावनाओं के मिश्रित होने के बावजूद चीन का अधिक निवेश है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन ब्रिटेन द्वारा उपनिवेश से। गुयाना को 1966 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1970 में एक गणराज्य बन गया। इसके भूगोल की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में उत्तरी तट पर स्थित है वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से घिरा है। उत्तर में अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा।
इसकी प्रमुख नदी एस्ते की वो नदी, सबसे बड़ी डेमेरारा नदी और बरबेस नदी देखने को मिलेंगे। पर्वत तो पकाराइमा पर्वत, कुन्नुकु पर्वत, आकाराई पर्वत आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए प्रधानमंत्री को गुआना, बारबाडोस और डोमिनिका से शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को गुआना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बारबाडोस से बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश और डोमिनिका से डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को उनकी राजनीतिकता, कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों के साथ प्रधानमंत्री को अब तक कई पुरस्कार आप देखते हैं कई देशों ने दिए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है तीनों देशों की यात्रा की और उन देशों के बारे में। ये हमारे पड़ोसियों को देखना चाहें तो देखिए ये पड़ोसी है हमारा भारत, ये हमारा भारत है, ये पड़ोसी हमारे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब पड़ोसी देखने को मिलेंगे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है, लक्षद्वीप है, एदन का खाड़ी है, भूमध्य सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, कैरिबियाई सागर है। ये सब आप लोग पढ़ा करिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।